कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां होने पर राधिका और रोहन अपने दोस्त मनोज और शिल्पा के साथ परिवार के पुराने फार्म हाउस पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। गाइस, तुम दोनों को वो फार्म हाउस बहुत पसंद आएगा। बचपन से ही वो मेरी और रोहन की सबसे पसंदीदा जगह रही है। पर मैंने तो इतने सालों में तुम्हारे मुंह से कभी फार्म हाउस का नाम तक नहीं सुना। बचपन में फार्म हाउस जाते थे, लेकिन फिर अचानक सबने वहां जाना बंद कर दिया और वजह कभी किसी ने बताई नहीं। पर अब हम चारों मिलकर वहां धमाल करेंगे। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफर तय कर चारों शहर से दूर ऊंची पहाड़ी पर बने राधिका और रोहन के फैमिली फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले सब फ्रेशन अप हो जाओ, फिर साइट सीइंग के लिए जाएंगे। राधिका और रोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मनोज और शिल्पा घर में घूमने लगते हैं, जहां शिल्पा की टक्कर हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से होती है। आह, लग गई रे माता, इस कुर्सी को बीच में किसने रखा हुआ है? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रखा होगा। ओए, तुझे बात हंसी आ रही है? जब खुद टकराएगा तो पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी तो इसे साइड में रख दे। शिल्पा कुर्सी को एक कोने में रख देती है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद चारों बाहर घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में वापस आकर वे लोग सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात को मनोज की नींद खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी साथ लेकर सोना चाहिए था। हाँ, अब रसोई तक जाना पड़ेगा। मनोज आंखें मलते हुए कमरे से हॉल में आता है और अचानक रास्ते में रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे दादा। शिल्पा सही बोल रही थी, बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी तो, पर इसे दोबारा बीच में किसने रखा? मनोज एक बार फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोने में रख पानी पीकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है तो उन्हें अपने बेड के पास साइड टेबल पर चाय का कप रखा मिलता है, जिसे देख वो खुशी खुशी चाय पीकर तैयार होकर कुछ देर बाद हॉल में मिलते हैं। थैंक यू यार राधिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। वैसे मुझे उस बेड टी की बहुत जरूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे कि तुम्हारे लिए बेड टी बनाऊं। चाय पर ये चर्चा करते हुए मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बार फिर लकड़ी की पुरानी कुर्सी से टकराकर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार बीच में कौन रखता है? कल रात ही मैंने इसे साइड किया था। तुम पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानी से कुर्सी की तरफ देखने लगती है। भूत दीदी। राधिका की बात सुन आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोला अभी तूने? अरे पर अब वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को कमरे के बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ ही चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहां मनोज डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है, जिसके साथ राधिका और मोहन भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन शिल्पा
वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों दोबारा हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक्ड बैग्स के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? यहाँ हम इसे समझा रहे हैं और तुम हमारे बैग्स भी पैक कर कर लेकर आई। अरे आखिर में फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं। भूत दीदी ने कुछ किया नहीं ना? फिर डर क्यों रहे हो? 4 दिन और रुकोगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लाकर फोन में पुरानी न्यूज का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर पिलाकर मार दिया और फिर हॉल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहते हो जिससे कुछ दिनों में वो सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर इन्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पापा बताते हैं कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, और कहानियां तो ऐसे सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते हो। तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देर ही होती है कि चारों डर से कांपते हुए तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चला चलो बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी? वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं? होली पार्टी की बात सुन चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायत ही थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार! पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है।
एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है, जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।